हाँ, तो आज आप लोग को इसके पहले करीब आपको 9 वीडियोज दिए जा चुके हैं, जिसमें मैंने आपको प्रकाश का परावर्तन टोटल कवर किया है और अपवर्तन के भी 3 वीडियो हो चुके हैं। उसी क्रम में आज मैं आपको एक वीडियो और दे रहा हूँ। ये आपका लास्ट वीडियो होगा, इससे आपका दूसरा चैप्टर टोटल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक ना। इसके बाद बचेगा क्या, इस दोनों चैप्टर के न्यूमेरिकल होंगे। न्यूमेरिकल आप लोग जब इस कॉलेज में आओगे, स्कूल में आओगे, तब वहाँ पर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। फिलहाल अगर कोई प्रॉब्लम आप सॉल्व करो, जितने थ्योरी बताए जा रहे हैं, अगर कोई प्रॉब्लम होता है या अगर आपके पास बुक हो तो आप लोग कल बताना, ग्रुप में आप बता देना कि सर हमारे पास बुक है। तो आपके पास अगर बुक होगा तो मैं क्वेश्चन भी कराना शुरू कर दूंगा, ठीक ना। अभी बुक सबके पास नहीं, इसलिए मैं न्यूमेरिकल की तरफ नहीं बढ़ रहा हूँ, बस केवल थ्योरी बता रहा हूँ। तो थ्योरी आप लोग तब तक तैयार करिए, ठीक ना। तो चलिए, आज इस चैप्टर में जो आपका 2 हेडिंग बचा हुआ है, जिसमें से एक हेडिंग ये बचा हुआ, क्रांतिक कोण क्या होता, ठीक ना। क्रांतिक कोण, एक हेडिंग तो ये बचा हुआ है और दूसरा हेडिंग जो बचा हुआ वो बचा हुआ प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये 2 हेडिंग बचे हुए हैं। इसी दोनों को समझ लेते हैं और चैप्टर आपका हो जाएगा समाप्त, ठीक ना। तो चलो एक एक करके समझते हैं। पहले हम क्रांतिक कोण समझेंगे, फिर प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन समझेंगे, ठीक ना। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेडिंग है बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक ना। इस चैप्टर में मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेडिंग है ये। तो क्रांतिक कोण क्या होता है, पहले मैं समझ ली क्रांतिक कोण क्या होता है। मैं यहाँ लिख रहा हूँ क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण इसे बोला जाता है क्रिटिकल एंगल, ठीक। क्रिटिकल एंगल क्रांतिक कोण होता है। इसे आईसी से आप रिप्रेजेंट करोगे, दर्शाओगे। आईसी से इसको दर्शाया जाएगा। पहले एक थोड़ा जानकारी आपको इसके बारे में दे रहा हूँ, डिटेल बताता हूँ। इसे आईसी से दर्शाओगे, ठीक ना। आईसी से क्रांतिक कोण को दर्शाया जाएगा। और क्रांतिक कोण जब बनेगा तो याद रख लो, प्रकाश किरण कहाँ से कहाँ जाएगा। प्रकाश किरण जाएगा कहाँ से, सघन से कहाँ जाएगा, विरल में जाएगा। एक कंडीशन, क्रांतिक कोण अगर बनना है तो प्रकाश को कहाँ जाना होगा, सघन से कहाँ जाएगा, विरल में जाएगा। और अपवर्तन कोण जो बनेगा विरल माध्यम में, अपवर्तन कोण जो बनेगा, ठीक ना, उस अपवर्तन कोण का मान, मतलब कि जो आर होगा उसका मान कितना होगा, समकोण होगा। 90 डिग्री मतलब क्या, समकोण होगा, ठीक ना। अपवर्तन कोण कितना बन जाएगा, 90 डिग्री बन जाएगा। और जो क्रांतिक कोण होता है, जो क्रांतिक कोण होता है, ये क्या है, एक विशेष आपतन कोण है। एक विशेष आपतन कोण है, ठीक ना। एक विशेष आपतन कोण, ठीक। ये इतना आप इसके बारे में जानते रहिए। क्रांतिक कोण से संबंधित, क्रांतिक कोण तब बनेगा, क्रांतिक कोण कहाँ बनता है हमेशा, जो 2 माध्यम होंगे उनमें से जो विरल माध्यम होगा, उस विरल माध्यम में हमेशा क्या बनेगा, क्रांतिक कोण बनेगा, ठीक ना। जब भी क्रांतिक कोण बनता है, प्रकाश कहाँ से जाता है, सघन से कहाँ जाता है, विरल में जाता है। और अपवर्तन कोण का मान हमेशा कितना होगा, क्रांतिक कोण बनने की स्थिति में 90 डिग्री होगा, मतलब कि समकोण होगा। अब इसी बात को मिला करके अगर हम इसका परिभाषा दें तो परिभाषा ये बताएंगे कि जब प्रकाश किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हैं, ठीक ना, तो आपतन कोण के एक निश्चित मान पर अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाता है, ठीक ना। जैसे कि ये चीज आप देखिए कि ये सरफेस है, यहाँ पर एक किरण आपतित की गई है। जब आपतित की गई, ये माध्यम है क्या, ये माध्यम है सघन, और इधर वाला माध्यम क्या है, ये माध्यम है विरल। प्रकाश सघन से विरल में जा रहा है, तो बताओ सघन से जब विरल में जाएगा तो अभिलंब से क्या होगा, दूर हटेगा। आप लोग को पहले बताया गया है, पहले तो वीडियो में ये चीज पता होगा। ये अभिलंब से दूर हटेगा, मतलब कि ये इसको जाना ऐसे चाहिए, ऐसे जाना चाहिए, पर ऐसे ना जाकर के थोड़ा इस प्रकार से निकलेगी। तो जैसे ये आपतन कोण होगा आई, ये अपवर्तन कोण होगा आर। लेकिन जैसे जैसे आप आपतन कोण के मान को बढ़ाते जाओगे, अपवर्तन कोण भी साथ साथ क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। इधर ये बढ़ेगा तो इधर ये बढ़ेगा।
तो एक पर्टिकुलर आपतन कोण ऐसा आता है जिस पर अपवर्तन कोण कितना हो जाता है, 90 हो जाता है। 90 होने का मतलब ये तो अभिलंब हो गया, क्योंकि जान रहे सतह जहाँ किरण आपतित हो रहा है उस आपतन बिंदु से सतह यही है अपवर्तक पृष्ठ, इसके लंबवत जो लाइन आप खींचते हो वही नॉर्मल कहलाएगा, ये नॉर्मल होगा, ठीक ना, ये नॉर्मल होगा। तो रेज जो होगी एकदम अपवर्तक पृष्ठ के टेंजेंशियल, उसी को स्पर्श करते हुए निकल जाएगी, ऐसे जाएगी किरणें, ठीक ना। तो जब ऐसे जाएंगे तो थोड़ा इसको आप देखो क्या बनेगा, ये आपका अभिलंब हो गया, ये किरण ऐसे जा रही थी, पूरा कोण क्या बन जाएगा 90, मतलब अपवर्तन कोण क्या बन जाएगा 90 बन जाएगा। जिस समय अपवर्तन कोण 90 बनेगा उस समय आपतन कोण एक विशेष मान होगा, आपतन कोण का एक विशेष मान कुछ होगा, ठीक। जो आपतन कोण का विशेष मान होगा वही विशेष मान कहलाएगा क्या, क्रांतिक कोण कहलाएगा। उसी विशेष आपतन कोण को हम क्या नाम देते हैं, क्रांतिक कोण नाम देते हैं। तो परिभाषा क्या बताओगे, ये परिभाषा में आपको पहले ऐसे लिखना होगा कि जैसे जैसे सघन माध्यम में बनने वाले आपतन कोण का मान बढ़ाया जाता है तो विरल माध्यम में बनने वाला अपवर्तन कोण भी साथ साथ बढ़ने लगता है, और आपतन कोण की एक निश्चित या एक विशेष मान पर वह अपवर्तन कोण जो होता है 90 डिग्री हो जाता है। जिस विशेष आपतन कोण पर ऐसा होता है, अपवर्तन कोण 90 अंश हो जाता है, उस विशेष आपतन कोण को हम क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं। उस विशेष आपतन कोण क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं। या ऐसा भी छोटी परिभाषा ऐसे बता सकते हो, और विशेष आपतन कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 अंश होता है, मतलब कि समकोण होता है, उस विशेष आपतन कोण को हम क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं। और इस क्रांतिक कोण किसे दर्शाते हैं, आईसी से दर्शाते हैं, है ना। तो इसमें फार्मूला बना लेते हैं, फार्मूला इसका क्या आएगा, तो देखिए विरल माध्यम के लिए हमेशा इंडिकेटर N1 होगा और सघन माध्यम के लिए इंडिकेटर क्या लिया जाएगा, N2 होगा। ये केवल माना गया, ठीक ना, बाकी आपको सेंस पर आधारित होगा ये चीज। तो विरल माध्यम का मतलब एक माध्यम है, हर माध्यम का अपना कुछ ना कुछ क्या होगा, अपवर्तनांक होगा। हाँ, अपवर्तनांक होगा, अपवर्तनांक मतलब है N = C/V, ठीक ना, ये उसका कुछ ना कुछ एक निश्चित अपवर्तनांक होगा। तो इसे विरल का भी होगा, सघन का भी होगा। अब इसमें आप फार्मूला लगा दीजिए, इसमें जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को प्राप्त करने के लिए आप इसमें फार्मूला लगाइए स्नेल का नियम, जो कि आपने पढ़ा है अपवर्तन के नियम में। तो अपवर्तन के नियम में आपने जो ये नियम पढ़ा स्नेल का नियम, वही नियम लगाइए, इससे फार्मूला भी प्राप्त हो जाएगा। तो उसमें देखो स्नेल का नियम क्या कहता है, sin I अपॉन sin R, sin I अपॉन sin R बराबर क्या लिखे हो 1n2। 1n2 मतलब पहले माध्यम सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, ये लिखी हो। या इसी को ऐसा भी लिखा जाता है, जो चीज आप ये देख रहे हो इसी को आप ऐसा भी लिखते हो, स्नेल के नियम से ही अगर समझते हो तो इसको समझिए, जहां से किरणें जा रही हैं, जिस माध्यम से किरणें जा रही हैं उस माध्यम का अपवर्तनांक मतलब कि N2 गुणे उस माध्यम में बना हुआ कोण। तो उस माध्यम में कितना कोण बना हुआ है, IC। आपतन कोण कितना है, IC बराबर क्या, जहां को जा रही हैं उस माध्यम का अपवर्तनांक और उस माध्यम में बना हुआ अपवर्तन कोण sin 90 डिग्री, ठीक ना। ये चीज आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं, डॉट देखते हैं, यहाँ लिख देता हूँ, ठीक ना। ये चीज मैं यहाँ लिख रहा हूँ, जहां से किरणें जा रही है उस माध्यम में जो उस माध्यम का जो अपवर्तनांक है मतलब कि N2 और उस माध्यम में जो कोण बना हुआ होगा उसकी ज्या, तो IC बना है क्रांतिक कोण, तो ये हो गया sin IC। जहां को जा रहा होगा उसका अपवर्तनांक और उस माध्यम में जो अपवर्तन कोण बना हुआ है sin 90 डिग्री, ठीक ना। यही चीज है, यही चीज आप ये भी कहते हो, यही स्नेल का नियम भी कहते हो। तो आप लोग जब स्नेल का नियम पढ़े तो उसमें देखो ऐसे बताया गया था, इसका अपवर्तनांक N1, इसका N2, यहाँ I बना था, यहाँ R बना था, ये थोड़ा इस प्रकार से आया था। तो यहाँ पर क्या लिखा गया था, N1 sin I बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, N2 sin R, ये हो जाएगा। जब इतना हो जाएगा इसे तो आप ऐसा लिखे थे, इसको यहाँ कर दिए थे, इस चीज को आप ऐसे लिख लिए थे sin I अपॉन sin R बराबर N2 बाई क्या N1, इसी N2 बाई N1 को N2 बोलते हो। तो ये सब प्राप्त हो गया था। तो ये चीज उसी प्रकार से भी आया है, N2 sin IC इक्वल टू N1 sin 90। तो N2 अब देखो क्या बनेगा, N2
साइन आई सी इक्वल टू क्या होगा n1, और साइन 90 का मान कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। फार्मूला क्या आ जाएगा, साइन आई सी बराबर, अब मैं केवल फार्मूला लिख रहा हूँ, ऊपर इसका केवल फार्मूला लिख रहा हूँ। तो देखिए जो इसका फार्मूला निकल कर आएगा वो फार्मूला क्या बनेगा, साइन आई सी इक्वल टू, साइन आई सी इक्वल टू ये चीज हो जाएगा n1 बाई क्या हो जाएगा n2। n1 क्या है, विरल माध्यम का अपूर्णांक, n2 क्या है, सघन माध्यम का अपूर्णांक। अगर इसे सापेक्ष अपूर्णांक में लिखोगे तो क्या लिख सकते हो, आपको बताया गया n1 बाई n2 को लिखते हो आप 2n1, इसे क्या लिखोगे 2n1। 2n1 का मतलब क्या होगा, सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक। तो इसको आप ऐसा बोल सकते हो कि साइन आई सी इक्वल टू 2n1, ये फार्मूला आपको याद रखना है। साइन आई सी इक्वल टू 2n1 मतलब ये कह सकते हैं सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक सदैव क्रांतिक कोण की ज्या के बराबर होता है, क्रांतिक कोण की ज्या के बराबर होता है। एक बात और यहीं से क्लियर हो सकता है आपका, ऊपर वाले फार्मूले से मैं यहीं पर लिख कर वही बता देता हूँ। n1 क्या है, विरल माध्यम का अपवर्तनांक, n2 क्या है, सघन माध्यम का अपवर्तनांक। जो विरल माध्यम का अपवर्तनांक होता है, ठीक ना, विरल माध्यम का अपवर्तनांक जो होता हमेशा कम होता है और सघन माध्यम का अपवर्तनांक क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक ना। जो माध्यम जितना ज्यादा सघन होगा उसका अपवर्तनांक उतना ज्यादा होगा, और जो माध्यम जितना ज्यादा विरल होगा उसका अपवर्तनांक उतने कम होगा। क्यों, क्योंकि अपवर्तनांक का फार्मूला यानी इक्वल टू सी बाई भी पढ़े हो। अपवर्तनांक जो होता है चाल के व्युत्क्रमानुपाती कर्मानुपाती होता है। तो अगर माध्यम विरल होगा मतलब कण दूर दूर होंगे तो प्रकाश की चाल वहां ज्यादा होगी, जब चाल ज्यादा होगी तब अपवर्तनांक कम आएगा, क्योंकि ये चीज नियत है, ये बदलेगा नहीं। ये तो सी का मान मतलब प्रकाश की चाल है निर्वात में, तो यहाँ विरल में ज्यादा होगी इसलिए इसका मान कम आएगा। लेकिन सघन में कण पास पास होंगे, चाल कम होगा, अपवर्तनांक ज्यादा होगा। तो यहाँ क्या है, विरल का अपना मतलब कम वाला मान, नीचे ज्यादा वाला मान, तो कम बटे ज्यादा मतलब इसका जो मान आएगा क्या आएगा, 1 से कम आएगा। तो n1 बाई n2 जो आपको प्राप्त होगा, n1 बाई n2 जो है इसका मान 1 से कम प्राप्त होगा। ये जानते हो कि साइन 90 अंश का मान कितना आता है, 1 आता है, और ये मान तुम्हारा 1 से कम है, ये मान कितना होगा, 1 से कम होगा। और जब ये मान 1 से कम होगा इसका मतलब साइन आई सी जो होगा वो 90 डिग्री से कम होगा, हमेशा उसका जो वैल्यू होगा वो 1 से कम होगा, इसलिए इसका मान भी 90 से कम होगा। इस बात को अगर हम समझाएं आपको मैथमेटिकली तो ऐसा समझो कि n1 बाई n2 जो होगा ये लोअर होगा किससे, 1 से, इसका मान छोटा होगा। जब इसका मान 1 से छोटा होगा तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं n1 बाई n2 मतलब कि क्या, n1 बाई n2 मतलब कि साइन आई सी, तो साइन आई सी भी क्या होगा, लोअर देन 1 होगा। तो साइन आई सी लिखें और 1 का मान कितना होता है, साइन 90 अंश हो जाएगा, तो साइन 90 डिग्री। अगर कंपेयर करें तो यहाँ पर देख रहे हो कि आई सी छोटा होगा किससे, 90 अंश से। जब भी आपका क्रांति कोण बनेगा, चाहे जिसके लिए, चाहे जल के लिए बन रहा हो, जल और कांच के लिए बन रहा हो, कांच और क्या नाम है वायु के लिए बन रहा हो, कोई भी पदार्थ हो, हर एक पदार्थ के लिए जो क्रांति कोण का मान आएगा वो 90 डिग्री से हमेशा क्या होगा, कम हो। हमेशा क्रांति कोण का मान 90 डिग्री से क्या आएगा, कम आएगा। कभी भी इससे ज्यादा क्रांति कोण का मान आपको प्राप्त नहीं होगा। सबसे छोटा जिस पदार्थ के लिए क्रांति कोण का मान आता है वो पदार्थ है हीरा, इसको भी याद रखना। हीरा जो पदार्थ होता है इसका क्रांति कोण सबसे कम होता है और होता है 24.41 डिग्री। कितना होता है, 24.41 डिग्री। एक बात और, जिस पदार्थ के लिए क्रांति कोण जितना कम होगा वह पदार्थ उतना ज्यादा चमकता भी है, ठीक ना। जिस पदार्थ के लिए क्रांति कोण का मान जितना कम होता है वह पदार्थ उतना ज्यादा चमकता है। तो अभी तक ज्ञात जो पारदर्शी पदार्थ हैं, ठीक ना, जिससे अपवर्तन हो रहा होता है, उनमें से हीरा जो पदार्थ है इसका जो क्रांति कोण होता है सभी से कम होता है, उसका मान जो होता है 24.41 डिग्री होता है। ये इसका क्रांति कोण होता है हीरे के लिए, ठीक ना। ये तो इसका क्रांति कोण का मान होता है और इसी के बेसिस पर इसका जो अपवर्तनांक निकलता है वो आता है 2.42 करके। इसका क्या आता है,
इसका अपवर्तनांक, हीरे का अपवर्तनांक 2.42 होता है और इसका क्या होता है, क्रांतिक कोण होता है। मैं न्यूमेरिकल में सब बता दूंगा आपको, न्यूमेरिकल से क्लियर हो जाएगा और क्लियरिटी आ जाएगी। तो इसका अपवर्तनांक याद रख लो, ये होता है, उसका क्रांतिक कोण हीरे के लिए ये होता है। और हमेशा क्रांतिक कोण का मान क्या होगा, 90 से कम होगा। क्रांतिक कोण बढ़ने के लिए क्या होता है, प्रकाश कण सघन से विरल में जाता है। और अपवर्तन कोण क्या होता है, 90 डिग्री होता है। क्रांतिक कोण है का एक विशेष आपतन कोण है जिस पर अपवर्तन कोण 90 अंश होता है। फार्मूला क्या निकल कर आया, फार्मूला निकल करके यही आया कि साइन IC बराबर 2n1। 2n1 का मतलब सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक हमेशा क्रांतिक कोण की दिशा के बराबर होता है। बस इसी बात को आपको इसमें समझना है। इसके बाद देखते हैं, जब क्रांतिक कोण आप कितना समझ गए हो, अब इसके बाद हम समझ लेते हैं प्रकाश का पूर्णांतिक परावर्तन क्या होता है। ठीक ना, ये समझते हैं प्रकाश का पूर्णांतिक परावर्तन। अगला हेडिंग होगा प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इसे इंग्लिश में बोला जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यही होता है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते हैं TIR। ठीक ना, इसे बोलते हैं TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। किसका होता है, प्रकाश का। ठीक ना, ये चीज क्या है, ये चीज ये भी वही घटना है जैसे प्रकाश, यहाँ ये माध्यम है सघन और ये माध्यम क्या है, विरल है। अभी मैंने आपको बताया कि ये किरण आपतित किया गया, सघन से आ रहा और विरल माध्यम पर, ये चीज है। जब वो सघन से विरल में आएगा तब अवलंब से क्या होगा, दूर हटेगा। ये कंडीशन आपको बताया। आपको बताया कि जैसे जैसे आपतन कोण का मान आप बढ़ा रहे हो तब अपवर्तन कोण का मान साथ साथ क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। आपतन कोण बढ़ रहा है, अपवर्तन कोण ही बढ़ रहा है। ऐसे बढ़ करके 90 हुआ तो क्रांतिक कोण जो, तब जो आपतन कोण बना होगा क्रांतिक कोण बना होगा। लेकिन जैसे ही आपतन कोण तुम्हारा क्रांतिक कोण, मान लीजिए ये वाला कंडीशन है, ये क्रांतिक कोण का हो गया। इससे ज्यादा जैसे हम यहाँ से रेज इंसिडेंट कराए, मतलब कि जो हमारा आपतन कोण हो गया वो क्रांतिक कोण के मान से बड़ा हो गया, क्रांतिक कोण के मान से बड़ा हो गया। तो जब तक क्रांतिक कोण था तब तक तो इसके टेंजेंशियल चल रहा था, अपवर्तक पे से एकदम स्पर्श करते हुए किरण ऐसे निकल जा रही थी। अब क्या हुआ, उससे बड़ा आपतन कोण हो गया तो रेज क्या होंगी, उसी पहले माध्यम में वापस चली जाती है। है ना, इसमें क्या होता है, पृष्ठ तो अपवर्तक होता है, पारदर्शी होता है, फिर भी यहाँ से क्या होता है, परावर्तन होता है। और परावर्तन ऐसा होता है कि लगभग जितनी किरणें इस सतह पर इंसिडेंट की गई होती है, लगभग वो सभी किरणें जो होती है परावर्तित हो जाती हैं। इसलिए इसका नाम है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन में क्या चीजें आप समझ रहे हो, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होगा, जब ये कंडीशन बनेगी, मतलब कि आपतन कोण जो हमारा सघन माध्यम बन रहा है वो क्रांतिक कोण के मान से क्या होगा, बड़ा होगा। जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से बड़ा हो और प्रकाश कण कहाँ जा रहा हो, सघन से कहाँ जा रहा हो, विरल में जा रहा हो, यही दो कंडीशन है, यही दो यहाँ पर कंडीशन है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, प्रकाश को कहाँ से कहाँ जाना होगा, सघन से कहाँ जाना होगा, विरल माध्यम को जाना होगा, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन ये होगा कि जो हमारा आपतन कोण होगा उसका मान क्रांतिक कोण के मान से बड़ा होना चाहिए। अगर आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से बड़ा होगा और प्रकाश सघन से विरल माध्यम को जा रही होंगी तो प्रकाश किरणें जैसे ही पृष्ठ पर टकराएंगी तो टकराने के पश्चात उसी माध्यम में पुनः वापस आ जाएंगी जिस माध्यम से वो डाली गई होंगी। इसी घटना को कहा जाता है प्रकाश का पूर्णांतरिक परावर्तन। और जो पूर्णांतरिक परावर्तन होता है, पूर्णांतरिक परावर्तन की घटना के पश्चात किसी ऑब्जेक्ट का जो इमेज फॉर्म होता है बहुत ज्यादा चमकीला होता है। क्या होता है, बहुत ज्यादा चमकीला होता है। इसके पीछे का कारण क्या है, क्योंकि प्रकाश की तीव्रता जो होती है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो होता है, उसका हरासमेंट नहीं होता, उसमें कोई कमी नहीं आती है। जो गया वो यहीं पर रिफ्लेक्ट दूसरे माध्यम में नहीं जाता, उसकी एनर्जी लेवल
बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं होता है। इस कारण से जो प्रतिबिंब बनता है वो बहुत ज्यादा क्या बनता है, चमकीला बनता है, ठीक ना। और इसी प्रकाश के पूर्णांतिक परावर्तन के कारण कुछ चीजें मैं आपको बता रहा हूं, जैसे कि हीरे का चमकना, इसी का प्रभाव अगर आपसे पूछा जाए, हीरे का चमकना, हीरे का चमकना कौन सी घटना है, तो बताओ कि प्रकाश के पूर्णांतिक परावर्तन के कारण जो होता है हीरा चमकता है, ठीक ना। एक चीज ये हो गया। दूसरा चीज ये है कि अगर कोई शीशा हो, शीशे की मतलब यहाँ पर मान लीजिए इस प्रकार से कोई प्लेन मतलब शीशा है और वो कहीं से क्रैक हो गया है, ठीक ना, इतना कहीं से मान लीजिए क्रैक हो गया है, टूटा हुआ है, यहाँ से एक टुकड़ा हो गया, क्रैक हुआ है, तो अगर आप उसको कहीं से देखते हो तो वो टुकड़ा आपको, ठीक ना, उसको अगर आप एक एंगल से देखते हो, पर्टिकुलर एंगल पर देखते हो, तो वो आपको चमकता हुआ नजर आएगा। मतलब जो शीशे होती है, जो उसमें दरारें पड़ी होती हैं, उसका चमकना वो भी क्या होता है, प्रकाश का पूर्णांतरिक परावर्तन के कारण ही होता है। तो आप इसमें ये भी बता सकते हो, दूसरा इसका जो होगा उसको आप ऐसा लिख सकते हो, शीशे में पड़ी दरारों का चमकना, ठीक ना, दरारों का चमकना, ये भी इसी का एग्जाम्पल है, दरारों का चमकना। 2 एग्जाम्पल हो गया। तीसरा एग्जाम्पल मैं आपको और बता रहा हूँ, मरीचिका प्रभाव। हाँ, मरीचिका का मतलब ये होता है जैसे आप अगर इसी मरीचिका का एग्जाम्पल मैं ऐसा बताऊं कि जैसे सड़क है, सड़क पर अगर मतलब कि धूप है, तो आप देखेंगे सड़क पर कुछ दूरी आपसे लगभग 300-400-500 मीटर दूरी, जैसे ज्यादा जैसे धूप रहेगी उसी प्रकार से 100 मीटर 200-300 मीटर की दूरी पर आप देखोगे सड़क पर पानी है, पर जैसे आप वहां पहुंचोगे तो वहां पर पानी कुछ नहीं रहता है, केवल आपको फील हो रहा होता है ऐसा। जो चीज आप ऐसा फील कर रहे हो वो भी किस कारण फील कर रहे हो, वहां पर हो क्या रहा होता है, प्रकाश का पूर्णांतरिक परावर्तन हो, उसी प्रकाश के पूर्णांतरिक परावर्तन के कारण ऐसा आप फील करते हो। हाँ, उसी परिघटना का नाम जो होता है मरीचिका होता है, उसे क्या कहते हैं, मरीचिका कहते हैं, ठीक ना। तो मरीचिका यही प्रभाव होता है। और इसी मरीचिका को ऐसा भी कहा जाता है, जैसे अगर रेगिस्तान है, रेगिस्तान में यहाँ पर मान लीजिए कोई एक वृक्ष है, यहाँ पर कोई एक वृक्ष है, ठीक ना, यहाँ पर एक इंसान खड़ा हुआ है, तो उसको नजर आएगा जो ये वृक्ष होगा उसकी छाया, मतलब उस इस वृक्ष की छाया उसको यहाँ पर नजर आएगी, इसी वृक्ष की छाया उसको यहाँ पर नजर आएगी। तो आदमी सोचेगा कि ये वृक्ष अगर यहाँ पर उसकी छाया यहाँ नजर आ रही तो जरूर यहाँ पर इसके आसपास एक तालाब होगा और उस तालाब के किनारे वो वृक्ष है जिसकी छाया उसमें बन रही है। पर आप थोड़ा सोचो कि रेगिस्तान में तो पानी होता नहीं है, तो तालाब कैसे रहेगा, उसमें पानी कैसे रहेगा, ठीक ना। तो ऐसा उसमें कुछ नहीं होता है, उसमें होता क्या है वो घटना मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे ये रेगिस्तान है, यहाँ पर क्या है, जो रेत होते हैं, सिलिका बालू जो होते हैं, उसके यहाँ पर बहुत से परतें होती हैं, ऐसे परतें हैं। हाँ, ये परतें हो गई हैं, और जब इस प्रकार से परतें हैं तो यहाँ पर वृक्ष है, यहाँ पर इंसान है, जो आदमी जो व्यक्ति से ऑब्जर्व कर रहे हैं पर वो व्यक्ति है, ठीक ना। जो उस वृक्ष के उल्टी मतलब उसका उल्टा प्रतिबिंब उसको जो यहाँ नजर आ रहा है, उस पर एहसास हो रहा है, उसको फील हो रहा है कि यहाँ पर कोई तालाब है, जो तालाब है, ठीक ना, उसी के किनारे वृक्ष, उसी की छाया यहाँ पर नजर आ रही है, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। मरीचिका प्रभाव है जो कि प्रकाश के पूर्णांतिक परावर्तन पर आधारित होता है। प्रकाश का पूर्णांतिक परावर्तन का मतलब हुआ प्रकाश कहीं न कहीं सघन से कहा जा रहा होगा, विरल से, और आपतन कोण क्रांति कोण के मान से अधिक हुआ होगा। तो थोड़ा देखो जिस प्रकार से होगा, आप इस बात को समझिए कि यहाँ पर जहाँ वृक्ष है, यहाँ पर आसपास वायुमंडल तो है ही है, पूरा वायुमंडल है, वायुमंडल मतलब वहां पर गैसें हैं, ठीक ना। जब वहां पर गैसें हैं तो इस प्रकार से गैसों की बहुत सी परतें भी हैं। गैस है जैसे जानते हो कि जो हल्की गैसें हैं, ठीक ना, जो हल्की गैसें ऊपर है, उससे भारी उससे नीचे, उससे भारी उससे नीचे, सबसे भारी गैस सबसे नीचे है, ग्रेविटी के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वो नीचे होता है। तो इस प्रकार से वायुमंडल होता है, जो वायुमंडल है। अब ये सोचिए आप, यहाँ पर जो बालू यहाँ नीचे है उसका टेम्परेचर, क्योंकि धूप जब पड़ेगी यहाँ पर, सूर्य का प्रकाश जब उस पर पड़ेगा, सूर्य का प्रकाश जब पड़ेगा तो सूर्य का प्रकाश पड़ने से जो बालू होगा
जो बालू यहाँ पर है, जो सैंड यहाँ पर होते हैं, बालू जो होते हैं वो गर्म हो जाते हैं, ठीक ना। और जब गर्म हो जाएंगे तो गर्म होने से जो इसके आसपास का वातावरण होगा उसके जो कण होंगे दूर दूर हटेंगे, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है। टेम्परेचर बढ़ने से अणुओं के बीच की दूरी जो होती है बढ़ती है। मतलब कि ये वाला जो किनारे वाला नीचे वाला माध्यम होगा और माध्यम क्या हो जाएगा, विरल हो जाएगा। माध्यम क्या रहेगा, विरल रहेगा। जैसे जैसे ऊपर जाओगे टेम्परेचर कम रहेगा, टेम्परेचर कम होगा मतलब उसके पास पास रहेंगे थोड़ा, तो इसके रिस्पेक्ट में एक लेयर के रिस्पेक्ट में उसके ऊपर वाला लेयर जो होगा सघन होगा, और उसके रिस्पेक्ट में ये वाला सघन होगा, इसके रिस्पेक्ट में ये वाला सघन होगा। तो मतलब ये सघन हुआ और नीचे वाला क्या हुआ, विरल हुआ। अब देखिए जब ये सघन हुआ, ये विरल हुआ, तो आदमी की फीलिंग कैसे जो बन रही है वो चीज, तो यहाँ से इस ऑब्जेक्ट से जब यहाँ से रे जाता है, इस रे यहाँ पर पड़ेगा, इस वाले सतह पर पड़ेगा, तो ये तो सघन है, यहाँ विरल हुआ तो अभिलंब से दूर हटा तो यहाँ पहुंच गया, और यहाँ जब पहुंचा फिर यहाँ पर सघन से विरल जा रहा है क्योंकि नीचे वाली लेयर विरल है, तो यहाँ फिर अभिलंब से दूर हटा। तो ऐसे आते हैं तो बहुत सी लेयर होती हैं, ठीक ना। तो ये कंडीशन ऐसा बनता है कि आपतन कोण क्या होता है, क्रांति कोण के मान से अधिक हो जाता है। जब आपतन कोण का मान क्रांति कोण के मान से एक कंडीशन बनता है कि ये यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो इनके बीच एक कंडीशन से बनता है तो आपतन कोण क्रांति कोण मान से अधिक हो जाता है। और जब आपतन कोण क्रांति कोण के मान से अधिक हो जाता है तो प्रकाश किरणें जो होती हैं ऐसे नीचे ना जा करके, मतलब बालू पर ना जा करके कहाँ पहुंचती हैं, मतलब उसे परावर्तित होती हैं और यहाँ आ जाती हैं, और यहीं पर आदमी रहता है, उसको एहसास होता है। ये चीज जब ये एहसास करेगा तो इसको ये वृक्ष, लाइट यहाँ से आ रही ऐसे गई है पर उसको एहसास होगा, क्योंकि जानते हो प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, तो उसको एहसास होगा कि यहाँ कहीं पर है, लाइट सीधी ऐसे यहाँ कहीं पर, उसको लगेगा कि वृक्ष यहाँ कहीं पर है, ठीक ना। तो उसको एहसास ऐसा होता है, और इसी प्रभाव का नाम क्या होता है, मरीचिका प्रभाव होता है, ठीक ना। इसी को आप मरीचिका प्रभाव कहते हो। तो जो मरीचिका प्रभाव है किस पर बेस्ड होता है, प्रकाश के पूर्णांतरिक परावर्तन पर आधारित होता है। प्रकाश के पूर्णांतरिक परावर्तन की बार परिभाषा फिर सुन लीजिए, क्या बताओगे, जब आपतन कोण का मान क्रांति कोण के मान से अधिक हो जाता है तो सघन माध्यम से जो किरणें जा रही होती है विरल माध्यम को, वो अपवर्तक पिंड से टकराने के पश्चात उसी सघन माध्यम में वापस लौट कर आ जाती हैं। इसी घटना को प्रकाश का पूर्णांतरिक परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के पूर्णांतरिक परावर्तन के कारण ही हीरा जो होता है चमकता है, कांच में पड़ी दरारें जो होती चमकती नजर आती हैं, या सड़कों पर हम पानी का जो एहसास करते हैं वो चीज इसी कारण होता है, या मरीचिका का प्रभाव जो होता है ये भी उसी कारण होता है। ये सभी जो एग्जाम्पल होते हैं प्रकाश के पूर्णांतरिक परावर्तन पर ही आधारित होते हैं। अगर एक कंडीशन होगी फुलफिल तभी प्रकाश का पूर्णांतरिक परावर्तन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। यही तो हेडिंग आपका इसमें बचा हुआ था, ये आज मैंने कंप्लीट कर दिया। कोई प्रॉब्लम होगी तो आप बताइएगा। अगले वीडियो में आपको मैं स्टार्टिंग से न्यूमेरिकल सॉल्व करवा दूंगा। आप लोग अच्छी तरह से जो आपको वीडियोस दिए गए हैं, करीब 9 इसको लेकर के 10 वीडियोज हो जाएंगे, ठीक ना, जिसमें मैंने पूरा परावर्तन पढ़ाया है और अपवर्तन पढ़ाया है, ठीक ना। एक तरफ से आप एक वीडियो को देखिए, उसके बाद मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करता हूँ, तो उसको नोट बनाइए, लिखते रहिए सब कुछ। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बताइए, उसका सलूशन आपको मिलेगा। वीडियो में जब आप मेरे नाम से जानते हो, चैनल बना हुआ आदित्य अग्रहारी लिखा गया होगा, उस पर आदित्य अग्रहारी जब डालोगे यूट्यूब पर सर्चिंग बॉक्स में जब जाओगे किनारे पर, वहाँ पर आदित्य अग्रहारी सर्च करोगे तो हमारा वहाँ पर चैनल मिल जाएगा आपको नीचे। वहाँ पर हमारी फोटो लगी होगी तो आप वहाँ से पहचान कर सकते हो, और उसको आप सब्सक्राइब कर लेना, ठीक ना। सब्सक्राइब कर लोगे तो आपको पर डे जो अपडेट मिल रहे हैं, जो मैं पढ़ा रहा हूँ, आपको सूचना जानकारी मिलती रहेगी, और आप उससे अच्छी तरह से अपने तैयारी को बनाए रख सकते हो, ठीक ना। कल से आपको मैथ का भी वीडियो पर डे जो होगा मिलता रहेगा।